तो इस सीरीज के हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं। अगर 2 टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो मैंने लिस्ट बना दिया है, जाके आप वहाँ से उस टेस्ट को भी दो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 3 है, इसमें हम बायो के सेकेंड और थर्ड चैप्टर दोनों लेंगे। सेकेंड के आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड के आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन दोनों चैप्टर को हम इस टेस्ट में इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, पहले का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यह टेस्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। आप भी चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो इस टेस्ट के बाद मैं एक और टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, आपको सॉल्यूशन भी वहाँ पर मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो हमारा टेस्ट है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेट। आओ सबसे पहला सेक्शन जो हमारा है वह क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जल्दी से बताइए कि मेल का कौन सा रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। पहला ऑप्शन दिए एपिडिडाइमिस, दूसरा ऑप्शन टेस्टिस, तीसरा सेमाइनल वेसाइकल, डी दिए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। स्किन को अगर रोको, अटेम्प्ट करना हो तो एक बार आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक, फिर मैं आता हूं आपके आंसर पे। आंसर के लिए अगर आप रेडी हैं तो मैं तुरंत आऊंगा आपके आंसर। इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वह क्या है, आपका टेस्टिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन देखो इसका कि द टेस्टी इज रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। चलो अगर अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आपको आइडिया लग गया हो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। जल्दी बताओ कि इनमें से कौन सा है। ए दिए हैं टेस्टोस्टेरोन, बी दिए हैं एस्ट्रोजन, सी दिए हैं प्रोजेस्टेरोन, डी के लिए आता हूँ आगे, डी है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा है जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बताओ, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा आपका क्या, एस्ट्रोजन। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए कौन होता है, तो आप आराम से लगा सकते हो कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन मतलब यह मेल के लिए होता है। और यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन लिखा है इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, किसको, प्रोजेस्टेरोन को। आगे आए यहाँ तक क्लियर, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल। फीमेल में एग के फॉर्मेशन का क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, मेंस्ट्रुएशन या फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर, स्क्रीन को रोको और लगाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वह क्या आएगा, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। अगर यहीं पे अगर आपसे मेल की बात कर दिया होता ना, आपसे किसकी बात, मेल की बात, तो वह क्या हो जाता आपका, मेल में हो जाता स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेल को हम बोलते हैं क्या, अगर यही बात, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है यह क्या होता है, मेल के किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन का कार्य कौन करता है, मेल में। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर द नरिशिंग एंड सपोर्टिंग द डेवलपिंग इम्ब्रियो। जबरदस्त क्वेश्चन है। जब इम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसको नरिशमेंट मतलब कि न्यूट्रिशन देने का और सपोर्ट करने का कार्य कौन करता है, ओवरी करती है, यूटेरस करती है, फैलोपियन ट्यूब या वेजाइना। जल्दी बताओ। ओवरी का कोई काम ही नहीं है, वो एग रिलीज कर देती है, उसके बाद कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करना उसका काम होता है, लेकिन नरिशमेंट देने का कार्य कौन करता है आपका, कहाँ पे, यूटेरस के अंदर होता है। तो 4 का क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन यूजुअली अकर इन। ठीक है ना, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, यूटेरस के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, या वेजाइना के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वह आएगा आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। देखो ये जो यूटेरस होता है ना, यहाँ पे तो आका, यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ओवरी क्या होती है भाई, ये एग रिलीज करती है। ठीक, एग रिलीज करती है। ये एग कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब में आके वेट करता है। ठीक, फिर स्पर्म जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
तो यह तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन करवाना है, समझाना नहीं है आपको। तो आपके 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट किया था, सही किया था, आप कमेंट करके जरूर बताओगे। तो अगर आपकी परमिशन हो तो आप सेक्शन बी स्टार्ट करें। सेक्शन बी में क्या है, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क। चलो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन फिर चलते हैं आंसर के ऊपर। एक्सप्लेन करना है द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्या बताऊंगा, थ्योरी से बेहतर है कि अगर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर याद हो, देखो कुछ ऐसा होता है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। यह होती है उसकी हेड, हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। हेड के बीच में, हेड के बाद यहाँ पे इसका मिडिल पार्ट होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या होती है, टेल। मतलब इसका 3 पार्ट होता है। क्या, इसको हेड बोलते हैं, यहाँ पे कॉलर रीजन होता है, मिडिल पीस, और यह क्या होती है, टेल। तो अब अगर आप ऐसे फिगर बना के उसको दिखाओगे ना तो एग्जामिनर बहुत बेहतर ढंग से समझ जाएगा। अब सबके फंक्शन हमको देखना होगा, तो चलो चल के डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने पहले से लिख के लाया है, वहीं पे आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ जाते बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। चलो सेक्शन बी को देखते हैं। तो बताना लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ स्पर्म। तो मैंने बताया ही आपको कि स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट। एक क्या होता है आपका हेड वाला पार्ट, जहाँ पे क्या होती है, कंटेन करता है द न्यूक्लियस। पहली बात तो हेड के अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा उसका, साथ में उसका जेनेटिक मटेरियल भी कहाँ पे होता है, हेड के अंदर होता है। और एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम के पास कुछ एंजाइम होती हैं, क्या करने के लिए, जब हमारा स्पर्म जाता है एक के पास तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए उसके पास एंजाइम होती हैं। तो हेड का कार्य हो गया। दूसरा पार्ट हमने बताया मिडिल पीस। ये जो मिडिल पीस होता है, इसमें क्या होती है, पैक्ड विथ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पैक्ड होती हैं, जो क्या करती हैं, उस स्पर्म को मोटिलिटी के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जब वो जा रहा होता है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, कौन देता है, आपका मिड पीस से मिलती है। टेल जो आपका लास्ट पार्ट है, यह फ्लैजिला, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं, दैट प्रपल्स द स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करती है, टेल। तो तीनों पार्ट यहाँ से क्लियर आपके हो गए। अब देखो फंक्शन की बात करें तो टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए जिसको हम बोलते हैं, टू द ओवम, जिसकी वजह से फैसिलिटेट होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। अगर आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख भी लोगे। चलो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेक्शन बी का हमने पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसका मतलब कि 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब करना है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन इंक्लूडिंग इट्स फेज। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिए, अटेम्प्ट करना है, खुद लिखना है। देखो अगर खुद लिख के ट्राई करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मेरे से साथ ही रिवीजन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। जो टेस्ट मैं दूंगा उसको आप करना, लेकिन हाँ भाई करना। क्वेश्चन मैंने बहुत छाट छाट के अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं आपके, कुछ यहाँ पे PYQs भी हैं जो आने की संभावना है, वह क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर रेडी है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस के बारे में बताना था। तो देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे कितने फेज होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से लेके 5 दिन तक का होता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। देखो इस फेज में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीच में हमारा होता है यूटेरस, तो यह जो हमारी वाल्स होती है ना, तो सबसे अंदर वाली जो होगी इंडो वाली, तो वह क्या होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो क्या करने लगती है, टूटने लगती है। और टूटने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब कि 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है ना। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ना तो मेरा यह समझाना जो कुछ बताया मैंने आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ढंग से अगर आप समझे तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करना। क्योंकि ये इतना, देखो मेरा मानो या सब टीचर मानते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की अगर बात करें ना तो वहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेट पार्ट जो होता है थोड़ा सा ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। लेकिन हाँ ऐसा मैं समझना, मेरा क्लियर है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 1 घंटे की कम से कम वीडियो बनेगी ही बनेगी, इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कुछ है ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा, और सब तो रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यह जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है। दूसरा फेज जो होता है आपका होता है फॉलिक्यूलर फेज, जो कि 1 से लेकर 13 दिन तक का होता है। FSH इसमें एक हार्मोन्स होता है जो कि स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को, क्या करने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए, और लीड करता है कौन, इसको, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को। यह भी सही है। ओव्यूलेशन की बात करें तो 14th डे होता है, उस टाइम पे एक सर्ज जनरेट होता है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। फिर आता है ल्यूटियल फेज जो कि 15 से 28 दिन तक का होता है, जिसमें कार्पस ल्यूटियम जो बनी हुई थी वो क्या करती है, रप्चर करती है, जिसके वजह जहाँ से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो कि क्या करता है, प्रिपेयर, मतलब कि यूटेरस को बनने में क्या करता है, प्रिपेयर करता है उसको, पॉसिबल इम्प्लांट, जिसकी वजह से क्या हो सके, इम्प्लांटेशन पॉसिबल हो सके। चलो ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप समझ गए हैं, जहां तक मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 7 भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन को समझ लिया, हाँ 7 हो गया। 8 को देखते हैं। 8,
व्हाट रोल डू द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कार्ड्स प्ले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब कि प्लेसेंटा का और अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या रोल होता है किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। यह क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। तो चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, पहले देखो। ये एक्ट एज ए इंटरफेयर, किस लिए, मतलब क्या कार्य करता है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द वेस्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। जब फीटस होता है मदर के, मतलब कि मदर के पास, तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज न्यूट्रिशन का खाना पीना का न्यूट्रिशन हुआ, उसके वेस्ट मटेरियल का जो न्यूट्रिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, वो कहाँ से होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसी दौरान एक हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम HCG हार्मोन्स। और कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा मात्रा में बनता है, जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो देखो आप सुने होंगे कि नहीं, हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें देखो यही देखा जाता है, ठीक है ना। HCG का देखा जाता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है। अम्बिलिकल कोड की अगर बात करें तो यह क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, फीटस को प्लेसेंटा से। कोई पूछे अम्बिलिकल कार्ड क्या होती है, तो फीटस से प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाली एक ब्लड वेसल्स होती है, जिसके पास क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करती है और कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। रिमूवल क्या करवाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का और कुछ वेस्ट मटेरियल का। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है भाई, बताते रहना कि हाँ भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले सेक्शन पे आना है क्या, अगला सेक्शन पे आना है हमको। अगला सेक्शन क्या है, नहीं अभी इसमें एक क्वेश्चन बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एडवांटेज इट हैज ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताना है हमको, इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेज, मतलब कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस बताना है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लेते हैं। देखो इंपोर्टेंस पहले देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस पहले देखते हैं। तो यह क्या करता है, प्रमोट करता है जेनेटिकली डाइवर्सिटी को थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू पेरेंट। इंक्रीज होता है इससे एडॉप्टिबिलिटी एंड द सर्वाइवल इन चेंजिंग द इन्वायरमेंट्स। प्रोवाइड्स करता है इवोल्यूशनरी एडवांटेज को इन रेस्टिंग डिजीज एंड द अडाप्टिंग टू न्यू हैबिटेट्स कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। तो यह तो हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपोर्टेंस देखा। यहाँ पे हमने यहाँ पे यह वाला जो पार्ट देखा, ये तो हमने देखा क्या है इसके एडवांटेज। यहाँ पे जो लास्ट वाला था, adopting the new habitat asexual reproduction which produce genetically identical ऑब्जेक्शन, यह जो इसके देखे हम asexual के डिसएडवांटेज, मतलब दोनों यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों आपका कवर हो गया है। अब आओगे आप सेक्शन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन सी, जहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन्यूमरेट द स्टेप इन्वॉल्व इन द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो अंटिल प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए ना। चलो अब आते हैं तुरंत इसके थ्योरी पे, तुरंत आते हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमको बताना स्टेप ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन आपका, ठीक, फर्टिलाइजेशन, जिसके दौरान क्या होता है कि अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे पाया जाता है आपका, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है किसको, ओवम को, तो क्या होता है, वहाँ से जाइगोट बनता है। फिर दूसरा स्टेप होता है आपका क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि जो जाइगोट्स होता है उसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि एक मोरुला बनता है। फिर मोरुला जो होता है आगे कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और यह जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वह क्या करता है, इम्प्लांट करता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसको देखते हैं इम्प्लांटेशन को, कि द ब्लास्टोसिस्ट जो था वह ट्रेवल करता है टू द यूटेरस और इम्प्लांट्स हो जाता है किसके अंदर, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, यूटेरस की इनर लेयर है। क्या है, यूटेरस की इनर वाली लेयर की मैं जिक्र कर रहा था ना पीछे, इनर लेयर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी वहाँ पे कंफर्म हो जाती है। ठीक, ये तो आप समझ गए क्या क्या था, देख लिए ना। फिर दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। फिर देखो एक बार कौन कौन से स्टेप है फर्टिलाइजेशन में और इम्यूनो डेवलपमेंट में। फर्टिलाइजेशन हो गया, मैंने बता दिया कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो स्पर्म होता है एक को पेनिट्रेट करता है। फिर क्लीवेज होता है, क्लीवेज कहाँ पे होता है, जाइगोट के अंदर। कैसे, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। रिजल्ट क्या होता है, मोरुला बनता है। मोरुला कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। यह जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसी का क्या होता है आगे, इसी ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, जिसको वैसे हम क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी भाई हो गई है, ठीक है ना। अब देखो आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 10 कर लिए, 11 करो। डिस्कस द हार्मोनल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्लूड द रोल ऑफ द मेजर हार्मोन। ये बताओ
डिस्कस करना द हार्मोन चेंज दैट द अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ मेजर हार्मोन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आगे बढ़ते। तो यही है आपका हार्मोनल चेंज ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब सबसे पहले एक फेज होता है, इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एफएसएच सिक्रीट करता है बाय द पिट्यूटरी को स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर ग्रोथ हार्मोन्स वहां से निकलता है, जिसके क्या प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। फिर एक स्टेप होता है ओव्यूलेशन। कब होता है, 14th डे, पीछे मैंने बताया। यहाँ पे एक सर्ज आता है, मतलब जो एलएच हार्मोन आता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, मतलब एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर एक ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कार्पस ल्यूटियम। अब देखो ये जो टर्म आ रहे हैं ना, मैं यह मान के समझा रहा हूँ कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट कैसे कोई देता है, टेस्ट कोई लड़का दे रहा है तो कैसे देता है, तैयारी होती तब तो देता है। ये मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, मतलब कि कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, नहीं नहीं तो सीधे आप ऐसे तैयार कर लो। सुने ही नहीं हो कार्पस ल्यूटियम क्या है, ओवुलेशन क्या हो रहा है, एलएच सर्च क्या हो रहा है, तो फिर मत देखो भाई, कोई फायदा नहीं है, टाइम पास हो रहा है। फिर टेस्ट का मतलब वही होता है कि आप प्रिपेयर हैं। प्रिपेयर का मतलब देखो, प्रिपेयर का मतलब ऐसा थोड़ी होता है 100% प्रिपेयर हो। 50% प्रिपेयर हो तभी टेस्ट दिया जा सकता है। 50% में इतना बेसिक तो पढ़ा पता ही होता है, किससे हमें एस्ट्रोजन अब यही नहीं पता होगा एस्ट्रोजन है क्या, यहाँ पे कोई कौन सी चिड़िया, नहीं एस्ट्रोजन यहाँ पे हार्मोन्स, इतना तो पता होगा ना। तो इसलिए मेरी गलती मत कोई यहाँ पे निकाल सकता है कि भैया आप मतलब कर क्या रहे हो। भैया मैं यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, एक और टेस्ट दूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करके हमें दिखाना है, ठीक। ल्यूटियल फेज जो होती है वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम जो होती है सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन को, जो कि मेंटेन करता है यूटेराइन लाइनिंग को। यूटेराइन लाइनिंग पता है आपको, इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो हार्मोन लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो यह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। एक्सप्लेन करना है द मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रासेप्शंस, ठीक है ना। क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रासेप्शंस, और डिस्कस करना है लिस्ट 3 मेथड्स जो कि हाईलाइट करेगा देयर डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को। यह क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, आराम से लिखो इसको, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करो। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रासेप्शन, सबसे पहले इसके कितने मैकेनिज्म होते हैं। पहला बैरियर मेथड, ठीक है ना, जिसमें एग्जांपल आपको कॉन्डोम्स दिख रहा है। एडवांटेज अगर इसको देखें तो प्रिवेंट करता है एसटी, मतलब एसटीडी जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, और किसको, प्रेगनेंसी को भी रोकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, लेस रिलायबल, नॉट यूज करेक्टली, ठीक है ना, अगर हम करेक्टली यूज ना करें तो यह क्या है, कोई इसका रिलायबल नहीं है। ओरल कंट्रासेप्टिव, यह इसका एडवांटेज देखो, हाईली इफेक्टिव होती है, रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। डिसएडवांटेज देखो, रिक्वायर इसमें होता है क्या, प्रीस्क्रिप्शन, और किसको, पोटेंशियल साइड इफेक्ट भी इसके कुछ होते हैं। नेक्स्ट देखो कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी जो होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ठीक, रिड्यूस करता है मेंस्ट्रुअल पेन को। डिसएडवांटेज इसका क्या है, रिक्वायर करता है मेडिकल इंसर्शन, सम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यह आंसर मैंने अपने हिसाब से दिया है, ठीक। आपको और बेहतर आंसर लिखना आ रहा है और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो चलो ये टेस्ट मैं यहाँ पे आपको खत्म करता हूँ, और आपको कितना आ रहा है कमेंट में, अगर देखते हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताओ मुझे। लाइक सब्सक्राइब ये सब चीज़ें, ठीक, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, करना है नहीं करना है, लेकिन हाँ कैसा तुम मतलब अटेम्प्ट अगर किया है यहाँ तक तो कैसा गया है ये जरूर बताना हमें, ठीक है ना। तो चलो धन्यवाद।